नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 बेसिकली द एनर्जी इंटरेक्शन एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ फर्स्ट चैप्टर जो बेसिकली था हमारा एंड द सेकंड चैप्टर, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। बेसिक जो कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिए। अब उन्हीं कंसेप्ट्स का ना बेसिकली यूटिलाइजेशन होगा यहाँ पे, जो फर्स्ट लॉ में हम डिस्कस करेंगे, देन आगे सेकंड लॉ में की बात करें, फिर देन आगे एंट्रोपी एक्सर्जी, वो पूरा एप्लीकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया था वो एक बेसिक टूल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगे कोई भी सिस्टम के एनालिसिस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे एनर्जी इंटरेक्शन। ठीक है, तो एनर्जी, सबसे पहली बात एनर्जी क्या होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर में चीज डिस्कस भी किया था। अगर आप एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी को सिंपली हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी टू कॉज चेंजेस या फिर एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, बट इन जनरल सेंस हम बोलेंगे एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। जरूरी नहीं कि हमेशा कुछ वर्क पॉसिबल हो, सिंपली एनर्जी का मतलब है, अगर हम बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, अगर हम सिंपली डेफिनेशन की बात करें कि एनर्जी आप कैसे सिंपली डिफाइन कर सकते हो, तो हम बोल सकते हैं एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। ठीक है, एबिलिटी टू कॉज चेंजेस और एबिलिटी टू डू वर्क भी आप बोल सकते हो। ठीक है, एनर्जी को आप मल्टीपल वेज में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल वेज में आप डिफाइन कर सकते हो एनर्जी को, बट सिंपल हमें फंडा समझना है कि चेंज होगा कुछ ना कुछ। अगर आपने एनर्जी इनपुट दिया है ना, तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ। एनर्जी कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ टाइप्स की एनर्जीज होती है। आप एनर्जी दे रहे हो किसी भी सिस्टम को, है ना, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर उसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई एनर्जी की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। वैसे क्लासिफिकेशन आप बहुत एन टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हो, बट सिंपल जो क्लासिफिकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इसको जनरली दो तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, दो फॉर्म से बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। एक है आपका मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी या मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। सिंपली जब हमने स्टार्टिंग में चीजें डिस्कस करी थी, मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस, उसी के बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें ये चीज बोल रहे हो कि एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, सत्य, हाँ जस्ट अभी आ जाएगी। ठीक है, अभी करता हूँ, मैं स्किप हो गया माइंड से, चिंता मत करो, आएगी आएगी। ठीक है, अभी सेंड करता हूँ, जस्ट क्लास के बाद मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो मैक्रो माइक्रो की हम बात करें तो आप मैक्रो का मीनिंग समझो कि आप सिस्टम को एज अ होल आप कंसिडर कर, मतलब आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम की एनर्जीज आप देख रहे हो, तो पूरा सिस्टम को आप कंसिडर कर रहे हो। बट जब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करते हो तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जीज है उसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब देखो, जैसे सिस्टम है, लेट्स सपोज अगर मैं ये कंसिडर करूं कि कोई सिस्टम है मेरे पास, कुछ इस तरीके से मेरे पास सिस्टम अवेलेबल है, एंड इस सिस्टम का, ठीक, इस सिस्टम का कुछ ना कुछ एक काइनेटिक एनर्जी होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, और नंबर ऑफ एनर्जीज हो सकती है इस सिस्टम से रिलेटेड। इस सिस्टम की एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। तो मैक्रो में ना एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप जो एनर्जीज देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड, विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस, मतलब आप ये सिस्टम का काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आप कब ऑब्जर्व करोगे, जब आप सिस्टम से बाहर उसको ऑब्जर्व करो। विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस आप देख रहे हो सिस्टम को, तो सिस्टम की एनर्जीज तब आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो इसलिए मैंने लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस। बट जब आप माइक्रो की बात करते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल की, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी की, तो आप मॉलिक्यूलर लेवल पे जा रहे हो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, वो चीज आपका हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जीज एसोसिएटेड, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि एनर्जी एसोसिएटेड
एनर्जी एसोसिएटेड एट मॉलिक्यूलर लेवल, एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी, अब चाहे वो मॉलिक्यूल का खुद का काइनेटिक एनर्जी हो, मॉलिक्यूल का रोटेशनल एनर्जी हो, ट्रांसलेशन एनर्जी हो, वाइब्रेशन एनर्जी हो, जो भी एनर्जीज आपकी एसोसिएटेड होंगी विद मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी का पार्ट होगा। बट जब आप सिस्टम को, पूरे सिस्टम को विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस देख रहे हो, तो जो एनर्जी आपको विजिबल होगी, दैट एनर्जी विल बी नोन एज द मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी आप सिंपली बात करो, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मतलब एक स्मॉल क्लासिफिकेशन एन नंबर ऑफ तरीके से हो सकता है, बट एक सिंपल क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। मैक्रो में आप हमेशा देखना विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस, आप सिस्टम को विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस देख रहे हो, बट इन माइक्रोस्कोपिक आप सिस्टम के मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर उसको चेक कर रहे हो कि क्या क्या एनर्जीज हो सकती है मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। ये चीज होती है। एक तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया। नेक्स्ट जो चीज है वो है थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में हम एनर्जी की जो बात करते हैं, अच्छा जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो सिस्टम बात करी थी, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, एंड ये भी चीज डिस्कस किया था कि सिस्टम सराउंडिंग से दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। सिस्टम जो है आपका सराउंडिंग के साथ दो तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मास ट्रांसफर, सेकंड इज एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी इंटरेक्शन और मास इंटरेक्शन, ये दो चीज पॉसिबल हो सकती है। तो नेक्स्ट चीज हमें यही देखना है, द थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है, एनर्जी का इंटरेक्शन जो है सिस्टम और सराउंडिंग का कैसे हो रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सिस्टम आपका, सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सिस्टम से बाहर जा रहा है। दूसरा हो सकता है कि सिस्टम के अंदर खुद एक स्टोरेज हो, और सिस्टम के अंदर खुद एक एनर्जी स्टोर हो, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, देखो नेक्स्ट इसमें लिखना थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे आप दो तरीके से डिफाइन करोगे, एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन स्टोरेज, और दूसरा है एनर्जी इन ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट, अब इन दोनों वर्ड्स पर अगर आप ध्यान से देखो कि लिखा है फर्स्ट एनर्जी इन स्टोरेज। एनर्जी इन स्टोरेज कहने का मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर है कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर। अब अगर एनर्जी कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर स्टोर है, इट मींस वो किस पे डिपेंडेंट होगी, किस पे डिपेंड करेगी वो। जब आप बात करो एनर्जी इन स्टोरेज, तो स्टोरेज आपने बोल दिया ठीक है, बट डिपेंड किस पे करने वाली है, किस पे, मास वॉल्यूम, नहीं आउटसाइड छोड़ो, सिस्टम के अंदर, जो सिस्टम के अंदर आप जो बात करो कि एनर्जीज अवेलेबल होंगी, या टोटल एनर्जी की बात करो जो सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, वो डिपेंड कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज पे करेंगे कि क्या उसकी कंडीशन है सिस्टम की। सिंपल ये बोल सकते हैं ना, केमिकल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी। स्पेसिफिकली आप टाइप ऑफ एनर्जी में मत जाओ, आप सिंपली ये बात बोलो कि जो स्टोरेज, बोलने का मतलब है जो एनर्जी सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली बोला जाए तो कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एनर्जी इन स्टोरेज कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि डिपेंडेंट किस पे, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। कंडीशन ऑफ द सिस्टम बोलने का मतलब क्या है, स्टेट। कंडीशन ऑफ द सिस्टम बोलने का मतलब है दैट इज द स्टेट। स्टेट पे डिपेंडेंट है कि क्या पर्टिकुलर स्टेट होगी। स्टेट किससे डिफाइन करते हो आप, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की हेल्प से। हाँ सर करेक्ट, हाँ उस टाइम क्या स्टेट पॉसिबल हो सकती है। तो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, मतलब स्टेट, एंड स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है वो चीज।
तो यहाँ से एक बात ये चीज क्लियर हो रही है कि जब आपने बोल दिया कि स्टेट डिपेंडेंट है, कंडीशन डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड होगा कि क्या कंडीशंस है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ही होने वाला है। जब प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली बात है ये क्या एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है कि सिस्टम का कंडीशन क्या है, उसके बिहाफ पे आप बता सकते हो उसका इंटरनल एनर्जी या एनर्जी इन स्टोरेज क्या है। एनर्जी इन स्टोरेज इज बेसिकली द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज स्टेट। बट दूसरा क्या लिखा है, एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मीनिंग सिंपली आपको पता है क्या होता है? ट्रांजिट बोलने का मतलब क्या है? हाँ, वेरी, या बेसिकली आप ऐसा बोलो मोशन में, मतलब कुछ वो मूवमेंट में। ट्रांजिट इन द सेंस कि कुछ मोशन में या मूवमेंट में। तो एनर्जी इन ट्रांजिट बोलने का मतलब है कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रही है, जब मतलब आपको एनर्जी का ट्रांसफर होते हुए दिखे, तब हम बोलते हैं एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। तो एनर्जी इन ट्रांजिट बोलो या फिर बोलो एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन। जब एनर्जी का इंटरेक्शन हो या एनर्जी क्रॉस कर रहा हो बाउंड्रीज को, या आप ऐसे बोल सकते हो, और एनर्जी ट्रांसफर। तो आप थर्मोडायनामिकली दो तरीके से एनर्जी को डिफाइन करो। एक एनर्जी जो सिस्टम से क्रॉस हो रही है, सिस्टम से बाहर जा रही है या अंदर आ रही है, इंटरेक्शन चल रहा है, अंदर आए बाहर आए वो बात अलग है, कि एनर्जी का इंटरेक्शन चल रहा है, वो इंटरेक्ट कर रही है, और एक स्टोरेज फॉर्म में। तो एनर्जी इंटरेक्शन बोलो, एनर्जी ट्रांसफर बोलो, या एनर्जी इन ट्रांजिट बोलो, एक ही बात। अब अब एक चीज ये समझना कि जब आपने एनर्जी इन ट्रांजिट बोला ना, ठीक है, तो ये जो एनर्जी इन ट्रांजिट है ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब सिस्टम आपका इंटरेक्शन कर रहा होगा। अगर आपका सिस्टम इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा है किसी सराउंडिंग के साथ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एनर्जी का इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा हो सराउंडिंग के साथ, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखते हो दो प्रॉपर्टीज आती है आपके सामने। यहाँ हम बात करते हैं नॉट प्रॉपर्टीज, दो चीजें हैं एनर्जी इंटरेक्शंस। एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी इंटरेक्शन के दो टाइप से, एक पॉसिबल है आपका हीट, दूसरा है वर्क, ठीक है। तो एनर्जी इंटरेक्शंस, एनर्जी ट्रांसफर्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो हीट हो रहा होगा या तो वर्क हो रहा होगा। हीट का ट्रांसफर, हीट का इंटरेक्शन, या फिर वर्क का इंटरेक्शन या वर्क का ट्रांसफर, ये वो चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल तभी है जब सिस्टम क्या कर रहा हो, इंटरेक्ट कर रहा हो। सिस्टम का इंटरेक्ट करना विद सराउंडिंग बोलने का मतलब है कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही हो। जब सिस्टम कुछ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, सिस्टम कुछ प्रोसेस हो रही है, तभी आप ये बोल पाओगे कि कुछ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। सिस्टम आइडियल पड़ा है, कुछ इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर हो पाए। कौन सी एनर्जीज? विद रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क, दो टाइप ऑफ एनर्जीज है, ठीक है। तो इनका आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका सिस्टम प्रोसेस कर रहा हो, ठीक है। बट ये क्या है, ये सिस्टम में कुछ ना कुछ अवेलेबल रहेगा, डिपेंड करता है टोटली कंडीशंस पे, किस क्या कंडीशन है उस वक्त सिस्टम की। इनिशियली आपके सिस्टम की कुछ अभी पर्टिकुलर कंडीशंस है, लेट्स सपोज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे एसोसिएटेड कुछ इंटरनल एनर्जी होगा। आफ्टर द प्रोसेस टेम्परेचर रिड्यूस हो गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अभी भी उतना ही एनर्जी इन स्टोरेज रहेगा? नहीं, कुछ एनर्जी कम हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। तो टोटली डिपेंडेंट है किस पे? कंडीशन पे, ठीक है। प्रोसेस से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पे इसको डिफाइन कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे डिफाइन कर रहे हो। बट ये जो आपके पास है हीट एंड वर्क, ये दो एक ऐसी चीजें हैं जो ये प्रोसेस के लिए डिफाइंड है। इनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं, ये प्रोसेस डिफाइंड है, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है आपका, ये प्रोसेस डिफाइंड है, और ये स्टेट डिफाइंड है। ये पिक्चर में तभी आएगा जब प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये आप ऑब्वियसली कोई भी स्टेट है उसके लिए डिफाइन कर सकते हो, बट ये तभी होगा जब सिस्टम का इंटरेक्शन होगा। सिस्टम दो तरीके से इंटरेक्ट करता है, एनर्जी इंटरेक्शन और द मास इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन दो तरीके से, हीट एंड वर्क, ठीक है। तो ये दो थर्मोडायनामिकली हम बात करते हैं दो तरीके से, हीट एंड वर्क, ये चीज हम हमेशा डिफाइन करें, ठीक है। तो हमें जो याद रखना हमेशा, जनरली थर्मोडायनामिक कांसेप्ट ऑफ एनर्जी दो तरीके से, एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। अब हम आगे डिस्कशन यही करेंगे कि हीट एंड वर्क बेसिकली होता क्या है, कैसे आप इसको बात करते हो। अच्छा, हीट तो हमने क्या फर्स्ट चैप्टर में ही डिफाइन कर दिया था। हीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हीट होता किसकी वजह से, क्यों हो रहा है हीट? हीट का ट्रांसफर किसकी वजह से? बेसिकली इसको हीट इंटरेक्शन, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, ये लिखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिंपली हीट बोलना गलत है, वर्क ट्रांसफर, ठीक है। सिंपली हीट बोलना गलत है, सिंपली वर्क बोलना गलत है। वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर।
हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ये चीज हमने डिस्कस करी थी, है ना, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस भी हीट ट्रांसफर होता है, उसी को तो लेटेंट हीट बोलते हैं। वहां पे क्या है, वो एक चीज ये है कि आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो बट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज जो भी आपने हीट ट्रांसफर किया है, जो भी आपने हीट ट्रांसफर किया वो गया कहाँ, वो उसके फेज चेंज में यूटिलाइज हो रहा है, नॉट कि जस्ट उसका इंटरनल एनर्जी, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट में जा रहा है। तो एनर्जी आप जो सप्लाई करते हो इन जनरल, देखो आपने क्या करा, हीट ट्रांसफर है तो डेफिनेटली टेम्परेचर डिफरेंस होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगर नहीं हो रहा है इट मींस वो कहीं ना कहीं लेटेंट हीट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लेटेंट हीट है, मतलब वो हीट आपका यूटिलाइज हो रहा है जस्ट टू चेंज द फेज ऑफ द सिस्टम, बस ये समझना है। टेम्परेचर डिफरेंस ऑब्वियस सी बात है हीट ट्रांसफर, बट ये जरूरी नहीं कि हीट ट्रांसफर हो रहा हो कि टेम्परेचर चेंज हो, ये जरूरी नहीं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। बट अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये तो कंफर्म है कि हीट ट्रांसफर हो गई, ये तो कंफर्म है ना कि अगर टेम्परेचर का चेंज है इट मींस कुछ ना कुछ तो हीट ट्रांसफर हुआ होगा। बट हीट ट्रांसफर हुआ है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, बट वो हीट ट्रांसफर कौन सा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, फ्यूजन, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज है। बट टेम्परेचर डिफरेंस तो हीट ट्रांसफर कंफर्म। नेक्स्ट आता है कि वर्क ट्रांसफर क्या है। वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं इन थर्मोडायनामिक्स। वर्क को डिफाइन करने का तरीका क्या है, देखो मैकेनिक्स, सबसे पहले मैकेनिक्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, मैकेनिक्स में आपको पता होगा जब वर्क की बात करते हैं तो सिंपली क्या है कि लेट सपोज क्या आप अज्यूम कर सकते हो कि एक ब्लॉक है ना, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, आपने कुछ सर्टेन फोर्स इस पे लगाया एफ एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया लेट सपोज इतना कुछ। तो वर्क अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो वर्क कैसे लिखेंगे हम, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है ना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। मैकेनिक्स में ऐसे तो डिफाइन करते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क कैसे डिफाइन होता है, ये मैकेनिक्स में है, ठीक है। बट थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिक्स पार्ट, ये तो हमने डेफिनेशन दे दी फ्रॉम द मैकेनिक्स, ठीक है, ये जो डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिक्स। बट थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, थर्मोडायनेमिक वर्क की जब आप बात करते हो तो मैकेनिक्स में जो वर्क है उससे कैसे डिफरेंट है, ये सेम ही होता है, पी डेल्टा बी, वो तो आप फॉर्मूला बता रहे हो, मैं जस्ट कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्या यही चीज ये सेम वर्क को आप थर्मोडायनेमिक वर्क भी बोलोगे, यूनिट मास रेस करने में एनर्जी, हाँ ये आप डेफिनेशन की बात कर रहे हो, देखो एक्चुअली में क्या है, अगेन हमने यहाँ पे जो बात करी है वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर ये तभी होगा जब वो क्या हो, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे। आप बोले कि सिस्टम आपका इंटरेक्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इंटरेक्शन तो तभी बोलोगे ना जब कोई चीज सिस्टम से बाहर जा रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद रखना, जब सिस्टम से कोई चीज बाहर जा रही है तभी आप बोलोगे कि इंटरेक्शन हो रहा है, सिस्टम के अंदर कुछ भी होता है उस समय मतलब नहीं है, सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी आप ट्रांसफर वर्ड यूज करते हो या इंटरेक्शन वर्ड यूज करते हो। हीट इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन बेसिकली क्या है, जब सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करता है, बाउंड्री को क्रॉस करना ये चीज इंपॉर्टेंट है, और यही चीज बेसिकली डिफरेंस हो जाता है मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स में। कैसे, देखो लेट सपोज आपका सिस्टम है कुछ ऐसे कि आपके पास लेट सपोज एक स्टैंडर्ड एग्जांपल जो लेते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि एक बैटरी है, बैटरी से आपने ना क्या कर रखा है, एक मोटर कनेक्टेड है, ठीक है, जस्ट एक मोटर कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, एक मोटर कनेक्टेड है, ठीक है, मोटर से एक ये आपकी शाफ्ट कनेक्टेड है, ठीक है। अब शाफ्ट कनेक्टेड है, शाफ्ट में जो कनेक्टेड है उसमें है आपका ये चीज, इसमें कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड है और यहाँ पे एक वेट है, ठीक है, दिस इज द वेट, ठीक है। अब क्या है, बैटरी से ना, बैटरी से आपने क्या करा, रन मोटर को रन किया, मोटर का जो शाफ्ट है वो रोटेशन में, एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन
ये जो कनेक्शन है, ये जो बन रखा है, ये क्या थ्रेड से या कुछ रोप आप कंसीडर कर लो। जब शाफ्ट रोटेट होगी तो इट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कौन? मास। मास या अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। लेट सपोज अब वर्क ट्रांसफर थर्मोडायनामिकली कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। लेट सपोज सबसे पहले जब आप वर्क डिफाइन कर रहे हो या हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर डिफाइन करो, सबसे पहले ये तो एनालाइज कर लो सिस्टम क्या है। सिस्टम को डिफाइन करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर तब आएगा जब आप पहले सिस्टम को डिफाइन करो, सिस्टम की बाउंड्री को डिफाइन करो। क्योंकि जब तक आपने बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करी है तब तक आप ये बोल ही नहीं पाओगे कि क्या चीज सिस्टम से बाहर जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिस्टम की बाउंड्री को डिफाइन करता हूँ। लेट सपोज सिस्टम का बाउंड्री आपका ये है, ठीक है। ये सिस्टम का बाउंड्री हमने डिफाइन करा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम का बाउंड्री हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये मोटर रन करी, शाफ्ट रोटेशन हुआ, मास आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बात सही है। तो मास ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब सिस्टम से आपको कुछ बाहर जाते हुए दिख रहा है, एनर्जी का इंटरेक्शन होते हुए दिख रहा है। सिस्टम जो भी वर्क कर, आप बोले सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया तो वो चीज दिखना भी चाहिए, उसका इफेक्ट आपको दिखना चाहिए सिस्टम के बाहर। मतलब आपने वर्क किया और सिस्टम के बाहर उसका कोई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है, वो वर्क में काउंट नहीं होने वाला, ठीक है। वो वर्क में काउंट नहीं होगा। तो ये मास आपको, ये जो वेट है, ये जो वेट है आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, इट मींस आपको सिस्टम के बाहर कुछ इफेक्ट देखने को मिले। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे सिस्टम ने कुछ ना कुछ वर्क किया है। सिस्टम ने क्या किया है? कुछ ना कुछ वर्क किया है, क्योंकि कुछ आपको इफेक्ट सिस्टम के बाहर देखने को मिले। क्योंकि सिस्टम जब इंटरेक्ट कर रहा है सराउंडिंग के साथ तो कुछ तो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ चीज आपकी बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर गया है। ये जो आपकी बाउंड्री है ना, ये जो हमने डॉटेड बनाया है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर गया। अब लेट सपोज दूसरा केस यही हम लेते हैं, दूसरा केस हम यही लेते हैं और उसमें क्या करते हैं ना, बाउंड्री चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, बाउंड्री चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बाउंड्री चेंज करते हैं एंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमने क्या करा है, बाउंड्री चेंज करिए और इसको पूरा सिस्टम के अंदर काउंट कर लिया। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो आपका सिस्टम का वर्क कितना होगा? 0, क्योंकि आपका कोई सिस्टम से बाहर कोई वर्क या कुछ भी एनर्जी का ट्रांसफर होते हुए दिख नहीं रहा है। सिस्टम कुछ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, सिस्टम कुछ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, क्योंकि सिस्टम का इंटरेक्शन किसके साथ होना है? सराउंडिंग के साथ ही तो होना है। सिस्टम के बाहर जो भी चीज है उसको हम सराउंडिंग नाम देते हैं, वो सराउंडिंग है। तो जब इंटरेक्शन होगा इसका तो कुछ बाहर इफेक्ट दिखेगा, बाहर तो कुछ हो नहीं रहा है, बाहर कुछ होते हुए हमें दिख नहीं रहा है, बिकॉज इस बाउंड्री के अंदर ही आपने सब कुछ कंसिडर कर लिया। तो सेम सिस्टम है बट मैंने जो अरेंजमेंट बिल्कुल सेम है, सेटअप बिल्कुल सेम है, बट मैंने सिस्टम का बाउंड्री इस तरीके से कंसीडर करा कि इस केस में मुझे कोई वर्क नहीं दिख रहा है और इस केस में मुझे वर्क विजिबल है, ठीक है। तो ये चीज है डिफरेंस। तो ये आपका हो गया बैटरी वाला, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मोटर, ठीक है। ये चीज, तो ये चीज आप सिस्टम कैसे कंसीडर करते हो उस पर डिपेंडेंट है। सिस्टम आपने कैसे कंसीडर किया उस पर डिपेंडेंट है। एक तो ये चीज है, एक ये बेसिक चीज, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि थर्मोडायनेमिक्स में आप वो तभी डिफाइन कर सकते हो जब कुछ रेजिस्टेंस हो, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा हो। अगर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है इट मींस आपका कोई वर्क इन्वॉल्वमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। आपने कोई वर्क किया, अगर आपको कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है अगेंस्ट उसके जो आप काम कर रहे हो तो कोई वर्क का मतलब नहीं है इन थर्मोडायनेमिक्स। फॉर एग्जांपल कैसे हम बोल सकते हैं, देखो एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, ठीक है। सिस्टम में आपका लेट सपोज हमने कंसीडर किया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक गैस अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंप्लीटली वैक्यूम है, ठीक है। अब ये जो बीच में वॉल है ना, लेट सपोज ये जो पार्टीशन है, ये वॉल है कुछ भी, तो इसको हम क्या कर रहे हैं,
ये पार्टीशन है आपका बेसिकली। अगर इस पार्टीशन को मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, इस पार्टीशन को अगर मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, ये आपका एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, क्लोज टैंक कंटेनर जो भी, ठीक है, ये चीज। तो अगर मैं वैक्यूम है यहाँ पे, एक साइड में वैक्यूम है, एक साइड में गैस है, अगर मैं इस पार्टीशन को रिमूव कर दूं तो ये मुझे पता है कि गैस एक्सपैंड करेगा, एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए, बट यहाँ पे वर्क होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? बिकॉज गैस एक्सपेंशन जरूर कर रही है, गैस एक्सपेंशन जरूर कर रही है, बट कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होगा वैक्यूम की तरफ से, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा। रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है, इट मींस कोई वर्क भी नहीं इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे कोई वर्क का इन्वॉल्वमेंट होने वाला नहीं है, ठीक है। जनरली इस केस को हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन केस, मतलब आपका फ्रीली एक्सपेंड हो गया, वो फ्री एक्सपेंशन केस होता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क ट्रांसफर, ये जो भी वर्क इन्वॉल्व होने वाला है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट जीरो, इट इज जीरो, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वर्क। जो आप वर्क कर रहे हो उसमें कोई रेजिस्टेंस तो होना चाहिए, मतलब आप सिंपली वर्क कर रहे हो, रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं हो रहा है, तो थर्मोडायनामिकली वो वर्क नहीं होगा। बट मैकेनिक्स में जब आप बात करते हो, लेट सपोज हम मैकेनिक्स में बात करते हो, मैकेनिक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि रेजिस्टेंस होगा तभी वर्क बोलेंगे। मैकेनिक्स में कंसेप्ट क्या है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मैकेनिक्स में तो सिर्फ हम यही बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी आप वर्क बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क जीरो। बट यहाँ पे हमने ये चीज इंक्लूड नहीं करी है कि आपका क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। मतलब मैं कोई वर्क कर रहा हूँ एंड उस वर्क के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब मैं वर्क डिफाइन करूंगा। एज सच मैकेनिक्स में हम नहीं बोलते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। देखो सेकेंडली जो आप पीडीबी फॉर्मूले की बात कर रहे हो, देखो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो पीडीबी वाला फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, लेट्स सपोज एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, एंड इसके ऊपर हमने रखा है कुछ एक वेट, ठीक है, इसके ऊपर हमने कुछ एक वेट कंसीडर कर रखा है, ठीक है, एंड इसके अंदर आपका कुछ गैसेस अवेलेबल है कुछ सर्टेन प्रेशर पे, ठीक है। पहली बात, आप जो भी वर्क निकालोगे, अच्छा ये कुछ एक्सपेंशन कर रहा है, लेट सपोज ये जो पिस्टन है, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्सपेंशन हो रहा है। लेट सपोज पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है। अब ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, क्या ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है क्या, या कोई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है? अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है तो क्या ये जो एक्सपेंशन होगा फ्री एक्सपेंशन में काउंट होगा, या कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? अगर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो कौन ऑफर कर रहा है? हाँ, रेजिस्टेंस ड्यू टू वेट, यस करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब देखो अगर आप पिस्टन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पिस्टन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लेट सपोज ये आपके पास पिस्टन है, पिस्टन को जरा आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये आपके पास पिस्टन है, पिस्टन पे लग क्या क्या रहा है वो चीज हम देखते हैं। पिस्टन पे एक अप्लाई हो रहा है इसका वेट, किसका, जो ये वेट रखा हुआ है, एंड इवन अगर आपको मास ऑफ द पिस्टन भी दिया तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो, वेट ऑफ द पिस्टन। अगर आपको मास दिया है पिस्टन का तो फिर आप ये भी कंसीडर करोगे, करेक्ट। एक तो वेट कौन सा, जो आपका लोड है बेसिकली, इसको हम लोड लिख लेते हैं, जो लोड रखा गया है इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज है, तो ये लग रहा है आपका क्या है, ये जो चीज है, जो लोड का वेट है प्लस पिस्टन का वेट है, एंड इवन अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स दिए हैं तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो, वो चीज है। बट आइडियली हमने ये मान लिया, ये दोनों मिलके क्या है, ये दोनों मिला के क्या लगा रही है आपका एक्चुअली में रेजिस्टेंस, ये है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फोर्स, ये रेजिस्टेंस है। पिस्टन कब तक ऊपर नहीं जा सकता, जब तक ये इसको ओवरकम नहीं कर लेता। पिस्टन कब तक ऊपर नहीं जाएगा, जब तक वो इसको ओवरकम नहीं करता। इसको ओवरकम करने के अगेंस्ट ही तो वर्क हो रहा है बेसिकली, वर्क जो हो रहा है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के अगेंस्ट ही हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम है ना, सिस्टम का लेट सपोज आप मान लो कि प्रेशर पी है, सिस्टम का प्रेशर पी है, सिस्टम का प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, वॉल्यूम वी है, लेट सपोज सिस्टम की कंडीशंस हमने मान ली। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस प्रेशर लगेगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई होगा, जो इतना सिस्टम के अंदर प्रेशर अवेलेबल है वो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई होगा तो कितना फोर्स लगाएगा वो, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया जितना पिस्टन का एरिया होगा उतना एरिया लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अंडर स्टैटिक कंडीशन, ये चीज कब के लिए, अंडर स्टैटिक कंडीशंस। ठीक है, अंडर स्टैटिक कंडीशंस। अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो पिस्टन का एक्सपेंशन तब तक नहीं होने वाला जब तक रेजिस्टेंस फोर्स जो है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम ओवरकम नहीं कर लेते। ओवरकम करोगे तभी आप ऊपर जाओगे और वही आपका बेसिकली वर्क होने वाला है। करेक्ट। अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस मैं बोल सकता हूँ, ये जो लगा है ना प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर किसका, सिस्टम का प्रेशर। अंडर स्टैटिक कंडीशन तो ये होगा, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी उस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ का सिस्टम का अंदर का प्रेशर आप डिक्रीज करते हो, सिस्टम का प्रेशर आप डिक्रीज करते हो तो पिस्टन का मोशन डाउनवर्ड होगा, और सिस्टम का प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हो तो अपवर्ड मोशन होगा पिस्टन का। ये तो जस्ट कॉमन सेंस है कि पिस्टन का मूवमेंट अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, डिपेंड करता है कि ये प्रेशर को आप इंक्रीज करो डिक्रीज, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाला। क्या ये चेंज होगा, ये वेरिएबल है क्या, ये वेरिएबल नहीं। पिस्टन का वेट जो लोड रखा है वो तो कांस्टेंट चीज है, तो मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है। चेंज आप ये प्रेशर के कर रहे हो, कौन से प्रेशर को, जो सिस्टम का प्रेशर है। अब सिस्टम का प्रेशर आप कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, बाय सप्लाइंग द हीट। हीट को सप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका अंदर का सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, रिमूव कर रहे हो हीट तो प्रेशर डिक्रीज भी हो जाएगा वहां से, तो वो चीज है। तो अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस ये दोनों इक्वल होंगे। अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम क्या बोल रहे हैं, इट विल बी इक्वल प्रेशर इनटू एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होना, ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम को हमेशा इस रेजिस्टेंस फोर्स को, ये जो रेजिस्टेंस लग रहा है इसको ओवरकम करते रहना। अब बात आती है कि जब आप वर्क निकाल रहे हो ना, हम स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस भी किया था, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस कंसीडर करने के पीछे रीजन क्या है कि आपको पाथ तभी डिफाइन हो सकता है जब आप किसी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिकली कंसीडर करो। बिकॉज आप वर्क डिफाइन तो तब करोगे जब आपको पाथ पता चले कि यार सिस्टम कौन कौन से स्टेट से पास होते हुए क्या है, एंड वो तभी डिफाइन हो सकता है जब वो प्रोसेस कैसे हुई हो, क्वासी स्टैटिकली, बहुत स्लो मैनर में हुई हो, तभी हम बोल सकते हैं। तो अब देखो, जैसे आपको वर्क लिखना है तो वर्क के लिए क्या लिखोगे, अगर आपको वर्क लिखना है तो वर्क कब होगा, जब पिस्टन मूवमेंट करेगा ऊपर। अब पिस्टन मूवमेंट करेगा, लेट सपोज डीएक्स मूवमेंट करा है, तो वर्क जो आप डिफाइन करोगे इट विल बी व्हाट, एफ, एफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसी को तो आप ओवरकम कर रहे हो, इनटू डीएक्स, जो भी लेट सपोज डीएक्स ऊपर गया हो। ठीक है, डीएक्स डिस्टेंस का मूवमेंट हुआ होगा पिस्टन का, लेट सपोज ऐसे। तो यहाँ पे जब फाइनली इसको लिखोगे, फाइनली क्या हो जाएगा, प्रेशर रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है, प्रेशर इनटू एरिया अंडर स्टैटिक कंडीशंस इनटू डीएक्स, एंड ये एरिया इनटू डीएक्स बेसिकली व्हाट, द वॉल्यूम डीवी। तो यहां से बेसिकली आपका ये वर्क आता है। ठीक है, यहां से वर्क का वैल्यू आता है पीडीवी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वैलिड किसके लिए, फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, जहां भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो पीडीवी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए ही डिफाइंड है। मतलब वर्क कब पॉसिबल होगा, जब कुछ डिस्प्लेसमेंट्स होगा, कुछ वॉल्यूम में चेंजेस होंगे,
है ना, कुछ वॉल्यूम में चेंजेस होंगे आप तभी वर्क डिफाइन कर सकते हो। लेट सपोज अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या वर्क डिफाइन होगा कभी? नहीं, वॉल्यूम डिफाइन वर्क डिफाइन नहीं होगा, वर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम में चेंजेस होना ये बात का गारंटी है कि वर्क होगा? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम अगर चेंजेस हो रहे तो डेफिनेटली 110% वो वर्क होगा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर वॉल्यूम में चेंजेस है तो डेफिनेटली वर्क इन्वॉल्व होगा? करेक्ट है, यस और नो? नहीं, प्रेशर से क्या लेना देना? हाँ सत्य, ये वाला केस आपका सिस्टम ये है, आपका सिस्टम ये है, दिस इज योर सिस्टम। अगर मैंने पार्टीशन को रिमूव करा तो एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। बट वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे वर्क हो रहा है, ये चीज समझना। करेक्ट, आपका सिस्टम ये, आपने सिस्टम को ये डिफाइन कर रखा है, अगर आप पार्टीशन को रिमूव करते हो तो सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा। तो वॉल्यूम का चेंज होने का मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं वर्क होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा एक चीज, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे, ये जो वर्क का फॉर्मूला है यहाँ पे हमारे पास, इंटीग्रेशन पीडीवी, तो ये चीज क्या है ना, वर्क आपका पीडीवी के बराबर नहीं होने वाला। किस में? फ्री एक्सपेंशन के केस में इट इज नॉट इक्वल टू पीडीवी, बिकॉज क्या ये यहाँ पे एक चीज ये है कि डीवी डेफिनेटली आपका इक्वल्स टू 0 नहीं है डेफिनेटली, इसलिए वर्क कैन नॉट बी इक्वल्स टू पीडीवी। ठीक है, और फाइनली यहां से हम क्या बोलते हैं कि वर्क हमारा 0 हो जाता है, पीडीवी के बराबर नहीं होगा। वॉल्यूम का चेंज हो रहा है यहाँ पे, फ्री एक्सपेंशन के केस में वॉल्यूम का चेंज हो रहा है। क्वासी स्टैटिक तो कुछ होता ही नहीं है वो, अरे क्वासी स्टैटिक तो होगा ही नहीं कभी भी। कोई भी आप प्रोसेस देखोगे क्वासी स्टैटिक होता नहीं है, वो तो हमारा अजम्पशन है जस्ट टू एनालाइज द सिस्टम। आपका कहना सही है कि एकदम क्विकली एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल करेक्ट। मैं फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ पीडीवी का, बट वो मुझे वर्क नहीं देने वाला। इस केस में पीडीवी जो फॉर्मूला है ये वर्क नहीं देगा, बिकॉज डीवी चेंज हो रहा है वॉल्यूम, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कुछ ना कुछ वर्क का वैल्यू आएगा, बट वो नहीं हो सकता वर्क, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है अगेंस्ट द एक्सपेंशन। जस्ट ये चीज, अगेंस्ट द एक्सपेंशन कोई भी आपको रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है, इट मींस कोई वर्क नहीं है। क्वासी स्टैटिक तो हमारा एक आइडियलाइजेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी थर्मोडायनामिक्स सिस्टम को एनालिसिस कर सकते हैं। करेक्ट आप बोल रहे हो, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि जब पार्टीशन को हटाओगे क्विकली एक्सपैंड करेगा तो क्वासी स्टैटिक कैसे होगी प्रोसेस? करेक्ट है, नहीं होगी। बट मेरा अजम्पशन है कि लेट्स सपोज बहुत क्वासी स्टैटिक हो रही है, फिर भी क्या मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से वर्क निकालूंगा? नहीं निकाल सकता, बिकॉज क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख भी लो इस पॉइंट को, देयर इज नो रेजिस्टेंस, there is no resistance, there is no resistance for the expansion, for the expansion, so work transfer is 0। ठीक है, ये चीज तो देयर इज नो रेजिस्टेंस फॉर द एक्सपेंशन सो वर्क ट्रांसफर इज 0। रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, यही थर्मोडायनामिक वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टेंस होना जरूरी है, विदाउट रेजिस्टेंस आप कोई वर्क करो इट मींस कोई वर्क नहीं है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपसे फ्री एक्सपेंशन का केस पूछा है, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में डीवी इक्वल्स टू 0 होगा? नहीं होगा, डीवी इक्वल्स टू 0 नहीं, वो नॉट इक्वल्स टू 0। क्या वर्क बराबर पीडीवी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आपका कोई फ्री एक्सपेंशन हो नहीं रहा है, मतलब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए वर्क 0 होगा। बट इसको ना एक और तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन जैसे पूछा कि बोला कि फॉर फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, लेट सपोज फ्री एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन है एंड उसमें ऑप्शंस लिखे हैं। लेट सपोज ऐसे ऑप्शंस ऐसे लिखे हैं कि डीवी इक्वल्स टू 0 कॉमा वर्क 0। तीसरा लिखा है डीवी नॉट इक्वल्स टू 0
वर्क इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी लिखा है dv नॉट इक्वल्स टू 0, वर्क ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू pdv। ठीक है, ठीक है। डी ऑप्शन दिया है dv 0, आंसर क्या होगा इसमें? फॉर फ्री एक्सपेंशन कौन सा आंसर होगा? सी तो होगा, बट क्या बी ऑप्शन गलत है क्या? बी ऑप्शन गलत है। अगर आप सी आंसर करो इट मींस आपका बी ऑप्शन गलत बोलना चाह रहे हो। बी ऑप्शन गलत है क्या? बी ऑप्शन गलत है यहाँ पे, यस और नो? सोच रहे बी ऑप्शन सही है गलत है, ये बताओ मुझे जस्ट। सी सही ऑप्शन है कि वॉल्यूम का चेंज 0 नहीं है और वर्क भी पीडीवी के बराबर नहीं है। सही है, सही है, बी होगा। हाँ तो फिर दोनों आंसर बता दें। बी ऑप्शन बी सही है, वर्क 0 है और वर्क पीडीवी के बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। चाहे इसकी जगह ऐसा भी लिख दे कहीं कि इंटीग्रेशन पीडीवी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्योंकि हमें दिमाग में रहता है वर्क इक्वल्स टू पीडीवी, माइंड में क्या लिखा रहता है? वर्क इक्वल्स टू पीडीवी। तो आपको ये पता है फिर एक्सपेंशन ऑफ वर्क 0, तो आप ये सोचोगे कि इंटीग्रेशन पीडीवी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे ये लगा दूं, क्या ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए सही होने वाला है। ऑप्शन ए मतलब कहने का मतलब ये चीज, ऑप्शन ए छोड़ो, ये चीज। क्या फ्री एक्सपेंशन के लिए ये चीज सही है क्या? फ्री एक्सपेंशन के लिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ये इक्वल्स टू 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम में तो चेंजेस है, प्रेशर में भी चेंजेस होगा, इसका वैल्यू कुछ आएगा बट वो वर्क नहीं है हमारा। इसका वैल्यू आएगा कुछ बट वो वर्क नहीं होने वाला हमारा। ठीक है, ये चीज है। इसलिए लिखा है कि इंटरेक्शन पीडीवी कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये बात सही है बिल्कुल, बट जो भी आएगा वो वर्क थोड़ा ना होगा हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एमएसक्यू में देखो जनरली आपको एक ऑप्शन सही दिखा ना, तो बाकी ऑप्शंस भी देख रहे हैं। एमएसक्यू में यही होगा, आपको मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है जब भी आप थर्मोडायनेमिक वर्क्स की बात करते हो? ठीक है, थर्मोडायनेमिक वर्क की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है द रेजिस्टेंस। कोई ना कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज, सिस्टम की बाउंड्री को वो क्रॉस करना चाहिए। विद इन द सिस्टम ही कुछ वर्क हो रहा है तो उस वर्क का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला है? वर्क इंट्रैक्शन और द वर्क ट्रांसफर। और ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या करे? सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करे। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली क्या, जब आप डेफिनेशन देखोगे बुक्स में क्या लिखा है, कहाँ क्या वाला केस जब हमने बनाया, ये वाला। तो सिस्टम, आप वर्क का डेफिनेशन देखोगे बुक्स में क्या लिखा है, और ये चीज जनरली मेंशन नहीं है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द रेजिस्टेंस वाली चीज। वर्क का मतलब क्या है कि आप सिस्टम की बाउंड्री से क्रॉस कर रहे हो, मतलब एनर्जी का क्रॉस हो रहा है सिस्टम की बाउंड्री के बाहर। और जब सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो उसका कुछ इफेक्ट दिखना चाहिए। अब इफेक्ट दिखाने के लिए बेसिकली बोला कि रेजिंग ऑफ द वेट। रेजिंग ऑफ द वेट ही क्यों लिया गया? रेजिंग ऑफ द वेट क्यों लिया गया? ऐसा भी तो हो सकता है लोअरिंग द वेट, लोअर द वेट, ऐसा भी तो हो सकता है। बिकॉज रेजिंग ऑफ द वेट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है।
बिकॉज रेजिंग ऑफ द वेट में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सिस्टम वर्क को ऊपर वेट को ऊपर लेकर जा रहा है, इट मींस वो वर्क कर रहा है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द ग्रेविटी, बिकॉज इसका वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना, ये वेट mg जो भी होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो W को मतलब बॉडी को डाउनवर्ड नीचे लेकर जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ लेने की कोशिश करेगा, तो उसके अगेंस्ट आपका सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इसलिए बोला जाता है रेजिंग द वेट। रेजिंग वर्ड क्यों बोला, ये बात भी समझने की जरूरत है, बल्कि हम जनरली डेफिनेशन में लिख देते हैं कि रेजिंग ऑफ द वेट, बट उसका रीजन ये कि आप एक रेजिस्टेंस को शो कर रहे हो, किसी ब्लॉक को आप ऊपर लेकर जाओगे तो मतलब आप किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हो, अगर आप किसी ब्लॉक को नीचे लेकर जा रहे हो उसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो तो अपने खुद वेट की वजह से बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जाएगा अपने आप, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इंपॉर्टेंट बस ये है कि आप ब्लॉक को ऊपर लेकर जा रहे हो तो वहां पे रेजिस्टेंस का फील है, ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क, ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे थर्मोडायनेमिक वर्क को। स्लोली लोअरिंग में रेजिस्टेंस होगा, मतलब अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ है? नहीं हाँ मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे मास जो वेट है अपने डाउनवर्ड जा रहा है बट आप उसको उसके नीचे जाने को रोक रहे हो, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो अगेंस्ट किसी के भी वर्क हो रेजिस्टेंस होना चाहिए, बात ही समझनी आपको, अगेंस्ट वर्क होना चाहिए किसी भी चीज का, मतलब आपको काम करना बट उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ फोर्स होने चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस वाला टर्म आपको सिस्टम में देखना पड़ेगा, जब आपका सिस्टम वर्क कर रहा है आपको रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस है कि नहीं, और रेजिस्टेंस नहीं है सिर्फ ऐसा केस आपको फ्री एक्सपेंशन में देखने को मिलता है ना, तो वो चीज है, तो इसमें काम करना, वर्क का डेफिनेशन लिखना, वर्क का डेफिनेशन लिखो, इन thermodynamics work can be defined as the in thermodynamics work is defined if the defined के बाद कॉमा करके लिखना, if the sole effect SOLE if the sole effect of the system sole effect of the system if the sole effect of the system is to सोल इफेक्ट के बाद ब्रैकेट में लिखना एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ये चीज और उसको अंडरलाइन भी कर लेना, सोल इफेक्ट ब्रैकेट में लिखना एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सोल इफेक्ट ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम अंडरलाइन, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए जो इफेक्ट है एक्सटर्नल टू द सिस्टम है, तो हमने क्या लिखा, सोल इफेक्ट ब्रैकेट्स में एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज टू रेज द वेट is to raise the weight, ठीक है, is to raise the weight और the mass ऐसा लिख सकते, ठीक है, तो वो डेफिनेशन सिर्फ वो यहीं से आई है, डेफिनेशन में क्यों बोला रेज द वेट, क्योंकि रेजिस्टेंस का हम फील देना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, बस ये, ठीक है, वो एग्जांपल ये सेट कर रहा है, वर्क तो कुछ भी हो सकता है, बस ये कि आप वर्क कर रहे हो बट ये चीज ऑब्जर्व करो कि रेजिस्टेंस होना चाहिए, जैसे इस वाली केस हमने चीजें डिस्कस करी कि जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई इस पर रेजिस्टेंस लगा रहा है, इसलिए वर्क है, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा हो तो फ्रीली ऊपर जा रहा हो तो कोई वर्क था ही नहीं फिर, ठीक है, ये हो गया थर्मोडायनामिक कांसेप्ट ऑफ वर्क, ठीक है, चलो, अच्छा नेक्स्ट जैसे अगर हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर की ना, तो हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, हीट ट्रांसफर पहली बात किसकी वजह से, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, तो जितना भी हीट ट्रांसफर होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, and it is also proportional to what is the content of the system, that is mass, and यहां से आप देखोगे फाइनली जो फॉर्मूला आता है इट इज व्हाट एम सी डेल्टा टी, सी क्या है यहाँ पे, हीट कैपेसिटी, नहीं नहीं
स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, सी इज स्पेसिफिक हीट। आप जो हीट कैपेसिटी बोल रहे हो वो मास इंटू सी होता है। स्पेसिफिक हीट, ठीक है। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T where C is the specific heat। अब C specific heat बोलने का मतलब क्या है? It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। ऐसे लिख लेना इसमें, डिफाइंड एज द amount of, defined as the amount of heat required defined as the amount of heat required to raise the temperature of a body, temperature of a body of unit mass by unit degree, ठीक है। Defined as the amount of heat required to raise the temperature of a body of unit mass by unit degree, ठीक है। तो ये चीज है स्पेसिफिक हीट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट को अगर हम यहाँ पे देखो लिखें, ये हो जाएगा C इक्वल्स टू व्हाट, आपने यूनिट मास बोला, मतलब m का वैल्यू वैसे आइडियली क्या होना चाहिए, Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T। आपने बोला क्या, मास क्या है, यूनिट मास, डेल्टा T कितना टेम्परेचर डिफरेंस बाय यूनिट डिग्री, मतलब 1। तो C बेसिकली आपके पास क्या, अमाउंट ऑफ हीट ही है। इट इज अमाउंट ऑफ हीट, जस्ट कि कितना अमाउंट चाहिए जब आप एक यूनिट मास की बॉडी का एक यूनिट डिग्री आप इंक्रीज करते हो, ठीक है। तो लिखा भी वही है कि रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री। तो सी का यूनिट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट का यूनिट बताओ। अगर मुझे सी का स्पेसिफिक हीट का यूनिट लिखना है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल या जूल लिखो, आपकी मर्जी, डिपेंड करता है क्यू किसमें लिख रहे हो आप, ठीक है। किलो जूल पर केजी, केल्विन की जगह हम डिग्री सेल्सियस लिखे तो गलत है, सही है। और वी कैन ऑल्सो राइट कि किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, बिकॉज क्यों हमने ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा टी है ना वो, तो डेल्टा टी बोलने का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, चाहे आप सेल्सियस में कंसीडर करो चाहे केल्विन में कंसीडर करो, एक ही बात है। सेल्सियस का डिफरेंस हो चाहे आपका केल्विन का डिफरेंस हो, एक ही चीज है ना। तो किलोजूल पर केजी केल्विन, किलोजूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी लिखा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहां से ये चीज हमें क्लियर होती है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जो आपको एक हीट का रिक्वायरमेंट होगा यूनिट मास का यूनिट डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने की। अब इस फॉर्मूले का अगर आप ध्यान से देखो, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T है। दो प्रोसेस होती है, लेट सपोज मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, एक प्रोसेस है आपके पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलने का मतलब है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए सी का वैल्यू क्या होगा, सी स्पेसिफिक हीट का वैल्यू, जीरो नहीं होगा, जीरो कैसे होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ इनफाइनाइट होगा बेसिकली। देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट इट मींस कि डेल्टा टी इज जीरो, तो डेल्टा टी जीरो है तो आप सी का वैल्यू कहां से निकालोगे, इट इज व्हाट, इनफाइनाइट। अब इसका मतलब समझ रहे हो इनफाइनाइट का,
कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री इन केस अगर आपका प्रोसेस क्या हो, आइसोथर्मल। आइडियली डेल्टा टी जीरो है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आप टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो कर रहे हो और बात कर रहे हो हीट ट्रांसफर की, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? प्रैक्टिकली बात पॉसिबल ये है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये है हमारा एक्चुअल रियलिटी। डेल्टा टी जीरो बोल देना, ये क्या है? पॉसिबल ही नहीं है। डेल्टा टी जीरो क्या है? ये गलत है कि डेल्टा टी जीरो हो रहा है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डेल्टा टी जीरो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन हो रहा है, वो लेटेंट हीट है, वो अलग चीज है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बात करूं कि टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा और आपने हीट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, वो दोनों सेपरेट चीजें अलग। बट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पे तो हीट ट्रांसफर हो सकता है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पे हीट ट्रांसफर हो सकता है। एग्जांपल कैसे? लेट्स सपोज टी आपका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है T1, और दूसरा टेम्परेचर है T2, वो है आपके पास 49.9999। या फिर आप ऐसा इसको ऐसा लिखो 50.0000 सो ऑन 1 डिग्री सेल्सियस, और T2 है आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ले लो। तो T1 कहीं ना कहीं T2 से बड़ा है। कहने का मतलब दोनों के बीच में टेम्परेचर का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, बट है तो कुछ। अगर है तो हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या बोलना चाह रहे हो ब्लैक बॉडी के बारे में? नहीं नहीं, किस रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो? बात को समझो, टेम्परेचर का चेंज होना जरूरी है फॉर द हीट ट्रांसफर, ये चीज हमें समझनी है यहाँ पे। कितनी भी हीट दो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ब्लैक बॉडी वो रेडिएशन अब्जॉर्प्शन वगैरह बात करो। कितनी भी हीट दो, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वो रिजर्वायर्स होते हैं बेसिकली, ब्लैक बॉडी नहीं बोलते उनको। ब्लैक बॉडी टोटली अलग कंसेप्ट है, जो टोटल हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट का एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये थोड़ा ना कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हीट को एब्जॉर्ब करना टोटली ये नहीं है कि वो टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं। एक्चुअली ये चीज जो हम बोलते हैं किसके लिए बोलते हैं कि आपने हीट दी या ली, फर्क नहीं पड़ता। थर्मल रिजर्वायर को, थर्मल रिजर्वायर बेसिकली वो सिस्टम है जहां पे आप सिस्टम से हीट ले रहे हो या दे रहे हो, उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज होती है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर हम आइडियली एक्चुअली बात बोले तो क्या हो सकता है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उसको मैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलूंगा। और ये चीज आप खुद आइडियलाइज करो कि यार ऐसी अगर कोई प्रोसेस होगी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, वो बहुत ही क्या होगी, स्लो प्रोसेस होगी, वेरी स्लो प्रोसेस। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्विकली हीट ट्रांसफर होगा, और जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा उतना स्लो हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस का जीरो होना या उसका टेंड्स टू जीरो होना, इट मींस प्रोसेस इज वेरी स्लो। ठीक है, ये चीज याद रखना, प्रोसेस वेरी स्लो। और जहां पे भी प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, एक चीज आगे हम पढ़ेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कंसेप्ट यही है, जो प्रोसेस बहुत क्विकली हो रही है, बहुत एकदम फास्ट तरीके से हो रही है, वहां पे इरिवर्सिबिलिटीज आती है। और जो प्रोसेस बहुत स्लो नेचर में हो रही है, वहां पे आप रिवर्सिबिलिटीज देख सकते हो, वो रिवर्सिबल प्रोसेस का नेचर होता है बेसिकली। तो जहां भी बहुत क्विकली प्रोसेस हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो वहां इरिवर्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में। बट आपको ये समझना है कि टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल्स टू जीरो बोलोगे तो अलग बात है, बट टेंड्स टू जीरो, इसको मैं एज अ आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियलाइजेशन कंसिडर कर सकता हूं। ऐसा मैं मान सकता हूं कि अगर आप आइसोथर्मल बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये जो चीज हमने लिखी, इट इज द अप्रोक्सीमेशन, ये है आपका अप्रोक्सीमेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अप्रोक्सीमेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है,
लेट सपोज दूसरी प्रोसेस है एडियाबेटिक, लेट सपोज दूसरी प्रोसेस है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस बोलने का मतलब हीट ट्रांसफर जीरो, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बोलने का मतलब है कि आपका हीट ट्रांसफर ही जीरो हो गया, मतलब Q का वैल्यू जीरो हो गया। अब Q का वैल्यू जीरो हो गया, इट मींस स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होगा? स्पेसिफिक हीट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये चीज आप बोल सकते हैं यहां से कि स्पेसिफिक हीट का वैल्यू ही जीरो है, ठीक है, ये चीज। तो C इक्वल्स टू इनफाइनाइट होगा फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट आपको इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये जो है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट क्या है, बेसिकली यूनिट उसका क्या, उसका मीनिंग होता है, ये एक बेसिक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा इसमें चलो एक चीज ये भी लिख लेना कि जब आप स्पेसिफिक हीट की बात करते हो, सी स्पेसिफिक हीट की जब आप बात करते हो तो गैसेस के केस में दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है। एक आप बात करोगे सॉलिड एंड लिक्विड्स, दूसरा आप बात करते हो गैस। तो इनके लिए क्या है, वन वैल्यू, या मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू। बट गैस के केस में क्या है, दो अलग अलग वैल्यू है, Cp एंड Cv, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। सॉलिड्स एंड लिक्विड के केस में एक जनरल एक ही वैल्यू होगा, गैसेस के केस में होता है Cp एंड Cv हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन लिखना जरा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन लिखो, ड्यूरिंग अ सर्टेन प्रोसेस the specific heat specific heat capacity, specific heat capacity of the system, specific heat capacity of the system second, हाँ ठीक है। इसको स्पेसिफिक हीट लिखो, कैपेसिटी में स्पेसिफिक हीट, जस्ट specific heat of the system, specific heat of the system is given by 0.4 plus 0.004 into T, ठीक है। यूनिट इसका वही केजी, किलो जूल पर केजी, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, जो भी आप यूज करना चाहो। फाइंड द हीट ट्रांसफर
when temperature changes from 25 degrees Celsius to 125 degrees Celsius. ठीक है, mass of the system is 5 kg. Mass of the system is 5 kg. Calculate करो सर, आंसर क्या है? थ्री 352 किलोजूल. कितना आंसर आया तुम लोग? ठीक है. टी टेम्परेचर है और क्या है? अरे Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है, अब आपको जो C का वैल्यू दिया है, इट इज 0.4 प्लस 0.004 इंटू टी दिया है. ठीक है, ये चीज दे रखी है. अब आपको दिख रहा है इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T. ठीक है, तो हम क्या लिखने वाला है इसको, MC का वैल्यू आपके पास है 0.004 इंटू टेम्परेचर ये, और ये क्या डेल्टा टी, ये डी टी एज काउंट करेंगे इसको हम, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 25 टू 125. तो मास का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 5 kg. आंसर 2 आ रहा है, 350 आ रहा है. 2 कैसे आ रहा है? 350 आएगा, 350 इज करेक्ट. आंसर इज 350. लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन के लिए बोथ साइड. लिख लो ऐसे. वो क्यू तो आप जो क्यू निकाल रहे हो ये तो टोटल अमाउंट है ना, तो लेफ्ट साइड कंट्रीब्यूशन का मतलब ऐसा क्या है, आपको हीट ट्रांसफर निकालना है कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना है. तो इसी का ही तो इंटीग्रेशन करो. MC डेल्टा टी रिप्रेजेंट ही क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर. आप किस टेम्परेचर डिफरेंस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे वो चीज.
ठीक है। तो फाइनली ये वाली जो चीज है, वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला निकालने का हमने, ठीक है। तो ये है जो हमने लिखा है वर्क ट्रांसफर, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, इसको आगे ऐसे लिख लेना, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ठीक है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस का होना, ठीक है, इसको जरूर हाईलाइट कर लेना, दिस वर्ड रेजिस्टेंस। विदाउट रेजिस्टेंस आप वर्क को कभी डिफाइन ही नहीं कर पाओगे इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो इसमें फर्दर एक और क्वेश्चन लिखता है, ठीक है। इसमें लिखना in a reversible non-flow process, the work done by a substance, work done by a system is, ठीक है। जब पहले यहाँ पर एक चीज लिखा है नॉन फ्लो प्रोसेस, इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। इंटीग्रेशन पीडीवी आप फॉर्मूला यूज करोगे बिकॉज नॉन फ्लो सिस्टम, नॉन फ्लो प्रोसेस बोलने का मतलब ये कहीं ना कहीं क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन पीडीवी आप फॉर्मूला यूज करोगे, बट आप देखते हो कि आपको सॉरी वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन दिया, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन दिया 2.8 डिवाइडेड बाय प्रेशर पी, ठीक है, इस तरीके से। और प्रेशर किसमें 12 में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है पीडीवी। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि दोनों को एक ही ये पूरा एक ही वेरिएबल में हो तो बेटर है।
तो आप क्या करते हो, प्रेशर को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, 2.8 बाय वी। तो इसको यहाँ पे रखोगे तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पी की जगह आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई वी डीवी। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, बट लिमिट क्या रखी जाएगी, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट किसकी होगी, वॉल्यूम की होगी। तो वॉल्यूम की वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहां से, इस रिलेशन से, क्योंकि आपको दे रखा प्रेशर 0.7 से 7 बार, तो आपको 0.7 के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। 0.7 बार के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा वो लिखना पड़ेगा, और 7 बार के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा वो लिखना पड़ेगा। कैसे आएगा, बिकॉज ये रिलेशन दिया आपको, वैल्यूज रखो 0.7 की और 7 की, वॉल्यूम V1 V2 आ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग से इंटीग्रेट्स करो, क्योंकि इंटीग्रेशन तो तभी पॉसिबल है ना जब आप यहाँ पे क्या करते हो, V1 V2 रखोगे, प्रेशर पता चला पूरा ये आपने लिख दिया वॉल्यूम के टर्म्स में और लिमिट्स रख दी प्रेशर की, तो ये ऐसी मिस्टेक है जो होनी नहीं चाहिए, मतलब बहुत ही सिली मिस्टेक होगी जो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, फाइनली आंसर कितना आ रहा है। $644 with negative 1.0. minus 644.7। क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आपका वॉल्यूम आएगा 4 मीटर क्यूब और यहाँ आएगा पॉइंट Minus 2.8. 644। क्या कर रहे हो सर, सिक्स फोर्टी फोर पॉइंट कितना आ रहा है, 0.7 आ रहा होगा ना, 644.7 आता था, 644.7 किलो जूल। इंटीग्रेशन सही कर रहे हो कि गलत, ये क्या हो जाएगा, डीवी बाई वी एल एन वी ऐसे करके, फिर क्या फोर्स है, कैलकुलेटर गलत है। हाँ सर ये यार 6.44. हाँ अब सही है, कैलकुलेटर गलत नहीं होता है भाई, क्या बातें कर रहे हो, कैलकुलेटर तो वही आंसर देगा जो आप टाइप कर रहे हो, इनपुट क्या लॉग, लॉग कैसी बात है, एलएन होगा, लॉग टू द बेस ई एलएन होता है, एलएन यूज करते हैं, नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस 10 अलग चीज है वो। हाँ हाँ वही वही एक्चुअली वही है वो, कौन सा जो आपका ऑनलाइन कैलकुलेटर, उसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो ना गेट के, तो अपने पास फोन में आप ऐप डाउनलोड कर लो गेट कैलकुलेटर वाला, उससे जब कैलकुलेशन करा करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गेट में आपको कैलसी वही वाला मिलने वाला है, तो प्रैक्टिस होना चाहिए आपको उसी से, ठीक है, उसका ही प्रैक्टिस होना जरूरी है, ठीक है। गेट कैलकुलेटर करके आप करोगे ना, उस आ जाएगा गेट कैलकुलेटर करके एप्लीकेशन, हाँ गेट वर्चुअल कैलकुलेटर, ये गेट कैलकुलेटर डालोगे तो सबसे पहले वही ऐप आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है ना कि आपको उसमें एक दिक्कत ये, जो आप नॉर्मल कैलसी यूज करते हो कॉलेजेस में, उसमें आपको वैल्यूज पहले एंटर करना है, फिर उसके बाद फंक्शंस दबाने हैं,
तो जैसे आप थीटा एंगल निकालना हो तो आपको पहले 30 लिखना पड़ेगा, फिर 10 दबाना पड़ेगा, वो चीज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये यहां तक आपका ये वाला पार्ट क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक यहां तक क्लियर पार्ट। अच्छा सुनो, जो हमारी सैटरडे को LL पॉइंट -4, आंसर ये नहीं आ रहा है क्या? तो यही है 6.44 आ रहा है जो भी है, बट मतलब बार को सर हम उसमें क्रिएट मतलब बार को कन्वर्ट करा है बार में नहीं है क्या बात है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ा, 10 टू द पावर समथिंग आएगा। हाँ तो ये है वैसे आंसर आ रहा है 6.44 कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 6.44। हाँ 42.4 है वो, आंसर नेगेटिव आ क्यों रहा है, उसी वजह से नेगेटिव आ रहा है। 42.4 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये 0.4 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 0.4, 2.8 भी आ गए उसके। एक बार कैलकुलेशन करना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है वो, कुछ नहीं उसमें। अच्छा एक चीज बताओ, जो थ्योरी ऑफ मशीन के क्लास करना है संडे को, तो संडे को मॉर्निंग में करेंगे सुबह 8 बजे वो चीज, ठीक है, 8 से 11, जो भी 3 घंटे जितना भी हो सके। ठीक है, नहीं नहीं वो तो घर से लेंगे। ठीक है, ठीक है, थ्योरी मशीन 8 बजे संडे को, और बाकी जो क्लास होगी फिर हमारी होगी फ्राइडे सैटरडे एंड संडे नेक्स्ट वीक। और थर्मो आपका कल ऑफ है, ठीक है, थर्मो कल ऑफ है। ठीक है, सोम का मे भी शायद हो सकती क्लास नहीं होगी, वो पता नहीं, वो एक बार कंफर्म कर लेना, बट कल थर्मो आपका ऑफ रहेगा। और थर्मो अभी तक जितना पार्ट पढ़ रखा है वो रिवाइज कर लेना, मैं पीपीटी आज शाम तक, मतलब लेट नाइट तक, मतलब 10-11 बजे के आसपास मैं उसे व्हाट्सएप कर दूंगा, और उसको शायद ऐप में भी अपलोड करवा दूंगा मैं। और उसके साथ जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और एक और असाइनमेंट होगा वो भी मैं आज ही ऐड कर दूंगा ग्रुप में, तो उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे से। ठीक है, तो इसको आज ही एंड करें, कल आपकी क्लास नहीं है, ठीक है, थर्मो की कल क्लास नहीं है, संडे को मिलेंगे थ्योरी ऑफ मशीन मॉर्निंग 8 o'clock। ठीक है, तो 8 से जितना भी होगा पॉसिबल वो कर लेंगे हम। और वो हाँ वाइब्रेशंस वाला पार्ट, प्रीवियस पार्ट रिवाइज करके जरूर आना, क्योंकि वो जब हम टॉर्क मेथड के आगे फर्दर हम डैम्पिंग वाला सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो वो वहां पे बहुत आगे यूज होने वाला है। ठीक है, जो भी हमने टॉर्क मेथड पढ़ा है वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे फर्दर उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने में। ठीक है, बाकी मिलते हैं मंडे को, थर्मो में कंटिन्यू करते हैं, बाकी संडे तो अपना थ्योरी मशीन है ही। ठीक है, चलो फिर देन।